हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम डेस्क। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया दिल्ली सल्तनत में? हमने पढ़ लिए 3 वंश। कौन से? एक तो स्लेव डायनेस्टी, एक खिलजी डायनेस्टी और एक तुगलक डायनेस्टी। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तुगलक डायनेस्टी। और आज हम जानेंगे किसके बारे में? सैयद डायनेस्टी के बारे में। वैसे सैयद डायनेस्टी बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी मतलब जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें मैं आपको बता दूंगा। वैसे अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है नहीं है, फिर भी आप लोगों को क्या है जानना बहुत जरूरी है। सैयद वंश या फिर सैयद डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड कहां से कहां तक था? इसका टाइम पीरियड था 1414 से तो 1451 एडी तक था इसका टाइम पीरियड। ठीक है, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि तुगलक वंश का जो लास्ट शासक था, कौन? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। उसके समय में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। तैमूरलंग ने आक्रमण कब किया था? ये किया था 1398 एडी में। जब तैमूरलंग आक्रमण करता है 1398 एडी में, उसके बाद क्या होता है? जो तैमूरलंग का सेनापति, एक सेनापति था उसका नाम था खिज्र खां। क्या नाम था उसका नाम था खिज्र खां। यही खिज्र खां व्यक्ति ही बाद में जाके सैयद वंश का संस्थापक बनता है। चलो देखते हैं। तो हमने क्या जाना अभी? हमने ये जाना कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था कौन? खिज्र खां। खिज्र खां इस वंश का संस्थापक था। इसका टाइम पीरियड क्या है मैं आपको बता दूं। इसका टाइम पीरियड 14 से 1421 एडी तक क्या है इसका टाइम पीरियड है। खिज्र खां कौन था? खिज्र खां यहाँ तैमूरलंग का सेनापति था। यहाँ तैमूरलंग का सेनापति था। ये खिज्र खां जो था ना, यहाँ दिल्ली सल्तनत में कभी दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा। मतलब दिल्ली की गद्दी पर तो बैठा था, लेकिन यह सुल्तान की उपाधि के साथ नहीं बैठा। इसकी उपाधि कौन सी थी? यहाँ रैयत आला की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यहाँ रैयत ए आला की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। हमने क्या जाना अभी तक? कि हमने ये जाना कि जो सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां। और खिज्र खां कौन है? यहाँ है तैमूरलंग का सेनापति। और यहाँ रैयत ये आला की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जो एक खिज्र खां था ना, ये जो तैमूरलंग है, एक तैमूरलंग का पुत्र था शाहरुख। तैमूरलंग का कौन? शाहरुख खान ना, नहीं, शाहरुख खान नहीं था। ये तैमूरलंग का पुत्र था, जिसका क्या नाम था? शाहरुख था। इसी शाहरुख को क्या करता था खिज्र खां? इसी शाहरुख को खिज्र खां टैक्स भेजा करता था। कौन? खिज्र खां। ठीक है, तो हमने सैयद वंश के बारे में ये कुछ मोटे तौर पर बातें थी खिज्र खां के बारे में। वैसे कुछ सैयद वंश के बारे में ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है, अक्सर पूछता भी नहीं है, फिर भी हमें क्या है कि इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो खिज्र खां के बाद एक और आएगा, इसी का पुत्र, उसका क्या नाम रहेगा? देखो, खिज्र खां का एक पुत्र था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था मुबारक खां। या फिर इसे मुबारक शाह भी बोलते हैं, या फिर इसे शाह भी बोल सकते हैं। मुबारक खां या मुबारक शाह। इसने क्या किया था? मुबारक शाह ने, आपने नदी का नाम सुना होगा यमुना। यमुना नदी के किनारे इसने मुबारकाबाद की स्थापना करी थी। मुबारकाबाद की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी मुबारक शाह ने। अक्सर पूछता है कि मुबारकाबाद की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी मुबारक खान ने। और यहाँ किस नदी के किनारे हैं? यहाँ है यमुना नदी के किनारे। ठीक है,
देखो, मुबारक खां के ही दरबार में एक इतिहासकार रहते थे या फिर एक विद्वान रहते थे, एक इतिहासकार। इस इतिहासकार का क्या नाम है? इस इतिहासकार का नाम है याहिया ए सरहिंदी। ये अक्सर पूछा जाता है कि याहिया ए सरहिंदी किसके शासनकाल में रहा करते थे? ये रहा करते थे किसके? मुबारक शाह के शासनकाल में। ठीक है, इनकी एक बुक का नाम है, उस बुक का क्या नाम है आप लोग बता सकते हैं? उसकी एक बुक का नाम है क्या? तारिक ए मुबारक शाही। क्या नाम है उसकी बुक का नाम? तारिक ए मुबारक शाही। और इस बुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? इस बुक से हमें सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आप ध्यान रखिएगा कि याहिया ए सरहिंदी मुबारक शाह के दरबार में एक इतिहासकार थे। उनकी बुक का क्या नाम था? उनकी बुक का नाम था तारिक ए मुबारक शाही। और हमें इस बुक से सैयद वंश के बारे में सारी जानकारी मिलती है। तो आगे मुबारक शाह के बाद एक और है, उनका क्या नाम है? उस शासक का क्या नाम होगा? आप बताइए, क्या होगा उस शासक का नाम? देखो, उस शासक का नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था अलाउद्दीन आलम शाह? यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। तो यहीं से हमारा सैयद वंश खत्म होता है। हमने जो जो बातें थी, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने सारे जान लिए। और सैयद वंश का टोटल टाइम पीरियड क्या है? इसका टोटल टाइम पीरियड ये चला था 37 ईयर तक, मतलब 37 ईयर तक इसका टोटल टाइम पीरियड था। ठीक है, हमने सारी बातें जान ली आज सैयद वंश के बारे में। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्या? लोधी वंश के बारे में। तो हमने अभी तक दिल्ली सल्तनत में 4 वंश पढ़ लिए। कौन कौन से? हमने पढ़ लिए क्या? स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, और अभी क्या पढ़े हमने? सैयद डायनेस्टी। क्या वो? SKTG या SKTS। और अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? लोधी वंश, SKTSL। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एज यू विश। SKTS है। चलो ठीक है, हम लोग अब क्या स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे आज लोधी वंश। ये थोड़ा सा पढ़ने लायक का है क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम आपसे अब आगे शेयर करेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं अब? लोधी वंश। इस वंश से क्वेश्चन बनते रहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। लोधी वंश, इसका क्या टाइम पीरियड है? इसका टाइम पीरियड है 1451 से तो 1526 एडी। क्या है इसका टाइम पीरियड है? आप बता सकते हैं कि लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी? देखो, नहीं, लोधी वंश की स्थापना करी थी इसका जो फाउंडर था, या फिर आप संस्थापक लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अपने पास हिंदी और इंग्लिश के सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। जो लोधी वंश का संस्थापक था वहां कौन था? बहलोल लोधी। वो कौन था? बहलोल लोधी। अच्छा शासक था। क्योंकि हम इसको अच्छा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके कुछ बेसिक फैक्टर भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए अच्छा शासक इसलिए कहा जाता था, इसने क्या काम किया था? क्योंकि यहाँ अपने सरदारों को क्या कहकर बुलाता था? अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा शासक अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था? मकसद ए अली।
यह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। कौन? बहलोल लोधी। इसका एक और रीजन है, मैंने क्या बोला, बेचारा है अच्छा शासक था। इसका एक और रीजन है, वह क्या है कि यहाँ क्या होता था इसके दरबार में, जब इसके दरबार में क्या बहुत सारे सरदार रहा करते थे। बेसिकली क्या रहते, दरबार में इसके सलाहकार और सरदारी रहते हैं। जब इसके सरदार दरबार में खड़े रहते थे तो यहाँ भी उनके साथ खड़ा रहता था। तो हम लिख लेते हैं यहाँ अपने सरदारों के खड़े रहने पर खुद भी खड़ा रहता था। बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, अक्सर आजकल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बहलोल लोधी ने और क्या काम किया था, बता सकते हो? इसने क्या किया था कि इसने बहलोली नामक सिक्के चलवाए थे। और इतिहासकारों का यहाँ भी कहना है कि दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोधी को जाता है। मतलब अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय का मतलब, क्योंकि ये जो बहलोल लोधी था ना, यहाँ कौन था? यहाँ अफगानी था। यहाँ क्या था? यहाँ अफगानी था। इसलिए ये कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। क्या? अफगान, लिख रहा है अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? यहाँ जाता है बहलोल लोधी को। ठीक है। और इसकी एक उपाधि भी थी, आप में ध्यान रखिएगा। इसकी उपाधि कौन सी थी? इसकी एक उपाधि थी जिसका नाम है बहलोल शाहगाजी। आप याद रख सकते हैं, बहलोल शाहगाजी मतलब बहलोल लोधी की उपाधि थी। ठीक है। तो हमने जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी बहलोल लोधी के बारे में वो सारी जान ली। बेसिकली बहलोल लोधी के बारे में इतना ही है, इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी हमने वो पढ़ ली। ठीक है। देखो, बहलोल लोधी के बाद एक और शासक आएगा, वहां कौन आएगा? उसका नाम है निजाम खां, या फिर हम उसे क्या कहते हैं? सिकंदर लोधी। एक था सिकंदर महान और ये है कौन? सिकंदर लोधी। देखो, बहलोल लोधी के बाद एक शासक आएगा, उसका क्या नाम है? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। ठीक है। इसका रियल नेम क्या था, या फिर इसका वास्तविक नाम बोल सकते हैं, वो क्या था? निजाम खां। निजाम खां इसका वास्तविक नाम था। इसकी एक उपाधि भी थी। क्या थी उसकी उपाधि? इसने एक उपाधि ली थी, उसका नाम है क्या? सिकंदर शाहगाजी। सिकंदर शाहगाजी क्या थी? सिकंदर लोधी की एक उपाधि थी। ठीक है। और सिकंदर लोधी ने और कौन कौन से काम करे थे? आपने आगरा का नाम सुना है, जहां पर ताजमहल है। और आगरा कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है यूपी में। देखो, सिकंदर लोधी ने क्या किया था? सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी। इसने आगरा शहर बसाया था। और इसने आगरा शहर कब बसाया था? इसने आगरा शहर बसाया था 1504 एडी में। ठीक है। और इसे आगरा शहर को क्या किया था? अपनी राजधानी बनाई थी इसने राजधानी बनाई। इसने बनाई।
सिकंदर लोदी ने इसी आगरा शहर को क्या किया, अपनी राजधानी बनवाई थी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने एक और काम किया था, इसने एक भूमि नापने के लिए एक पैमाइश बनाई थी, पैमाइश बोल सकते हैं, जिससे हम क्या करते थे, भूमि नापते थे। उसका क्या नाम था, गज ए सिकंदरी। ये गज ए सिकंदरी क्या है, ये है भूमि नापने की पैमाइश, या फिर हम इसे पैमाना भी बोल सकते हैं, या फिर पैमाना। और ये किसने स्टार्ट किया था, यह किया था किसने, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने एक और काम किया था, आपको पता है। देखो, आपने नाम सुना होगा मस्जिद मजार का। ठीक है, इसने क्या किया था कि जो संतों की इसने क्या किया था सिकंदर लोदी ने कि जो संतों की जो मजार है, संतों की मजार जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने, सिकंदर लोदी ने। और इस पे यहाँ उस टाइम में क्या होता था कि उस टाइम में जो जनता थी संतों की मजार पर जाना पसंद करती थी, क्योंकि ये कौन थे, ये सारे के सारे मुस्लिम थे। तो उस टाइम में सिकंदर लोदी ने क्या किया था कि जो संतों की मजार पर जाने प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और यहाँ प्रतिबंध किस पे लगाया था, यहाँ स्त्रियों पर लगाया था। मतलब कि इसके शासनकाल में स्त्रियां जो है संतों की मजारों पर नहीं जा सकती थी। इसने एक और बेकार काम किया था कि इसके शासनकाल में मुसलमान जो है, मुसलमान ताजिया नहीं निकाल सकते थे। अक्सर आपने देखा होगा अभी कि जो मुसलमान जो है ताजिया निकालते हैं, जो बाबा हजरत की याद में। तो इसने क्या किया था, इसने ताजिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, ताजिया पर प्रतिबंध लगाया था। किसने, सिकंदर लोदी ने। खैर, ये तो इसने मुसलमानों के साथ किया था। इसने एक हिंदुओं के साथ भी एक बहुत बड़ा अपराध किया था। वो क्या किया था हम जानते हैं। आज इंजीनियरिंग डे है। हाँ, आज इंजीनियरिंग डे है। तो दोस्तों, आज कौन सा डे है, आज डेट क्या है, आज डेट है क्या, 15 सितंबर। आज डेट क्या है, 15 सितंबर। और आज क्या है, आज है क्या, इंजीनियरिंग डे। क्या है आज, इंजीनियरिंग डे। और कल कौन सा डे था, कल था 14 सितंबर। और कल कौन सा डे था, हिंदी दिवस। कल था हिंदी दिवस। बेसिकली 1949, हम थोड़ा सा हट लेते हैं, बस 1 मिनट लूंगा मैं आपका। हम बात कर रहे हैं 1949 में। 1949 में क्या हुआ था कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। राजभाषा का दिया गया था, राष्ट्रभाषा का नहीं। आप याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी क्या है, एक राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। तो आप याद रखिएगा, हिंदी एक राजभाषा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेटों की अपनी एक अलग अलग भाषा है, इसलिए हिंदी को क्या कहा गया है, राजभाषा कहा गया है। इसे राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। अपने भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ राजभाषा हिंदी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर स्टेट की, हर राज्य की अपनी एक अलग अलग भाषा है, इसलिए। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, सिकंदर लोदी। खैर, आप लोग को जो थोड़ा बहुत अदर फैक्ट है वो भी जानना बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे ये वाले फैक्ट, हम सब पढ़ेंगे, बस एक बार हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम सब पढ़ेंगे। देखो, हम आप बात करते हैं कि एक मंदिर था, वह कौन सा मंदिर था, ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर, मैंने अभी क्या बताया था आपको कि इसने ताजिया पर प्रतिबंध तो लगाई दिया था। साथ ही साथ इसने क्या किया था, एक ज्वालामुखी मंदिर था, इसने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर क्या किया था, इसने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर इसने क्या किया था, व्यापारियों में बंटवा दी थी।
मास्क खोलने के लिए। व्यापारियों में बांट दिया था। किस लिए? मांस तौलने के लिए। कितना बेकार शासक था आप जान सकते हैं। देखो, जो जितना बुरा करता है ना, उसकी मृत्यु भी उतनी बुरी होती है। हम इसकी मृत्यु की बात करेंगे आगे, लेकिन इसके बारे में पहले कोई जान ले। इसने क्या किया था? व्यापारियों में क्या कर दिया था इसने? मूर्ति तोड़कर व्यापारियों में बांट दी थी। क्यों? मांस तौलने के लिए। मांस तौलने के लिए। ये इसके बारे में कुछ फैक्ट थे। देखो, सिकंदर लोदी ने और एक काम किया था। क्या है? इसे ना फारसी भाषा का बहुत ज्ञान था इसको। किसको? सिकंदर लोदी को। कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का। इसने ही फारसी भाषा में एक, इसी ने क्या किया था? फारसी भाषा में गुलरुखी एक बुक का नाम है। गुलरुखी एक बुक का नाम है। इसी के शीर्षक से क्या किया था? किसने बहुत सारी क्या लिखी थी? कविता या कहानी लिखी थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। पूछता है कि फारसी भाषा में गुलरुखी शीर्षक से कौन से शासक ने कहानियां लिखी? तो किसने लिखी थी? वो लिखी थी किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, देखो हम अब बात करते हैं सिकंदर लोदी के मकबरे के बारे में। सिकंदर लोदी ने क्या किया था कि इसने खुद का मकबरा बनवाया था। इससे पहले हमने स्लेव डायनेस्टी में पढ़ा था या फिर दास वंश में पढ़ा था हमने कि जो वहां का शासक था कौन? इल्तुतमिश। उसने भी स्वयं का खुद का मकबरा बनाया था। और हम इल्तुतमिश को क्या कहते थे? हम लोग इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह भी कहते थे, मतलब फादर ऑफ टॉम्ब भी कहा जाता था। देखो, सिकंदर लोदी ने क्या किया था? इसने स्वयं का मकबरा बनाया था। मकबरा बनाया था। और इसने मकबरा कैसा बनाया था? इसने मकबरा बनाया था डबल गुंबदाकार। डबल डबल गुंबद के आकार का क्या किया था? इसने मकबरा बनवाया था। सॉरी, कुछ आंखों में चले गया मेरे, बस जस्ट होल्ड ऑन। चलो ठीक है। इसने क्या किया था? इसने डबल गुंबदाकार का एक क्या किया था? इसने मकबरा बनवाया था। और सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पर है? इसका मकबरा पड़ता है दिल्ली में। जो ये डबल गुंबदाकार जो मकबरा है ना, यह भारत का पहला मकबरा है। भारत का पहला मतलब किस चीज में? डबल गुंबदाकार चीज में यह भारत का पहला मकबरा है। और यह भारत का पहला मकबरा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जैसे इसका ये मकबरा हो गया, ये तो क्या होता था कि इसकी चारों तरफ इसने क्या करी थी? दीवार बनवा दी थी। तो पूछा जाता है कि किसके मकबरे में चारों तरफ दीवार थी? किसके मकबरे में? सिकंदर लोदी के। इसके मकबरे में चारों तरफ क्या थी? दीवारें थी। चारों तरफ दीवारें थी। तो हमने अभी तक क्या क्या जान लिया कि इसने स्वयं का मकबरा बनाया था और इसका मकबरा किस आकार का था? डबल गुंबदाकार था। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी मृत्यु के। उससे पहले हम जान लेते हैं कि दिल्ली में एक मस्जिद पड़ती है। दिल्ली में एक मस्जिद पड़ती है। उस मस्जिद का नाम क्या है? मोट की मस्जिद। मोट की मस्जिद। और ये कहां पर है? यहाँ दिल्ली में। इस मोट की मस्जिद का निर्माण जो सिकंदर लोदी के जो वजीर था, सिकंदर लोदी का जो वजीर था, उसने ही इस मोट की मस्जिद का क्या किया था? निर्माण किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिकंदर लोदी की मृत्यु के बारे में। मैंने क्या बोला था इससे पहले भी आपको कि जो शासक जितना बुरा करता है ना, उसकी मृत्यु भी उतनी बुरी होती है। तो देखो, ये रहा अपना सिकंदर लोदी। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 1517 एडी में। ठीक है, और इसकी मृत्यु का रीजन क्या था? इसकी मृत्यु का रीजन था गले की बीमारी। मतलब क्या हो गई थी? इसे गले की बीमारी हो गई थी। इस कारण इसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। इसलिए क्या कहा जाता है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ये अपनी अपनी बात है।
तो हमने लोधी वंश में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी। अब हम पढ़ेंगे इस वंश का अंतिम शासक, या फिर कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोधी के बारे में। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इसका टाइम पीरियड 1517 से तो 1526। फिर 1526 के बाद क्या आ जाएगा? मुगल। और हम मुगल भी ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से 0 टू एडवांस लेवल तक उसे हम लेके जाएंगे। ठीक है। इब्राहिम लोधी की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी क्या? दिल्ली। दिल्ली भी क्या थी? इसकी राजधानी थी। अब हम बात करेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। इसके जो युद्ध आते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। देख लो, आप लोग भी ध्यान दीजिए इधर, युद्ध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, ठीक है। और यहाँ पर कौन है? आपने नाम सुना होगा मेवाड़ का। मेवाड़ में उस टाइम में शासक कौन था? राणा सांगा। मेवाड़ के शासक राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच एक युद्ध हुआ था, जो अक्सर आपको भी मालूम ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, इनके बीच में एक युद्ध हुआ था। वह कौन सा युद्ध था? वह युद्ध था खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध। और खातौली जगह कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है राजस्थान में। और यह युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1517 एडी में। जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, तो आप बेसिकली जान सकते हैं कि जीत किसकी हुई होगी? जीत हुई थी उस टाइम में राणा सांगा की। और हार किसकी हुई थी? ये हुई थी इब्राहिम लोधी की। ठीक है। तो हमने क्या जाना कि खातौली का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था मेवाड़ के शासक राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में। और कब हुआ था? ये हुआ था 1517 एडी में। एक आपको मैं बेसिक फैक्ट आपको बता रहा हूँ। ये जो राणा सांगा है ना, इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था भोजराज। और आप बता सकते हैं कि भोजराज की पत्नी कौन थी? उनकी पत्नी का नाम था क्या? मीराबाई। आपने नाम सुना होगा मीराबाई का। वो इन्हीं भोजराज की पत्नी थी। समझ? हाँ, नहीं, पृथ्वीराज चौहान तो अलग रहा। नहीं, मतलब ये उन्हीं का पूरा वंशज था, बोल सकते हैं। हाँ, तो हमने अभी तक बात क्या करी? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में। राणा सांगा का पुत्र कौन था? भोजराज। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? मीरा। ये थोड़ा सा एक बेसिकली है, फैक्ट है, आप याद रखिएगा। देखो, एक युद्ध तो ऑलरेडी हो गया था। किसके बीच में? इब्राहिम लोधी वर्सेस राणा सांगा के बीच में। लेकिन इब्राहिम लोधी क्या था? अपने आप को बहुत ज़्यादा शूरवीर समझता था। ये इसने क्या सोचा, एक बार तो मैं राणा सांगा से हार ही गया, नहीं, अगली बार मैं इसे हरा दूंगा। तो क्या इसे हरा देगा? ये हम अभी जानेंगे। देखो, इनके बीच में एक और युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का क्या नाम है? वो युद्ध का नाम है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध, या फिर इसे धौलपुर भी बोल सकते हैं, बाड़ी को धौलपुर। और ये कहाँ पड़ती है? ये जगह भी पड़ती कहाँ पर? राजस्थान में। और ये युद्ध कब हुआ था? जस्ट खातौली के युद्ध के एक साल बाद, मतलब 1518 एडी में। आप जानते हैं कि इस युद्ध का नतीजा क्या रहा था? इस युद्ध का नतीजा भी वही रहा था जो पिछले युद्ध का था। मतलब राणा सांगा की क्या हुई थी? जीत हुई थी, और इब्राहिम लोधी की हार हो गई थी। कौन से युद्ध में? बाड़ी के युद्ध में। आप बाकायदा डेट याद रखो कि बाड़ी का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ये सब चीज़ पूछता है। ठीक है। हमने बात करी थी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने स्लेव डायनेस्टी में, कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? इक्ता प्रथा की शुरुआत करी थी किसने? इल्तुतमिश ने। और इक्ता प्रथा को फिर बाद में बंद किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलक वंश में फिर से इक्ता प्रथा स्टार्ट हुई थी, और वो किसने करी थी? वो करी थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसी इक्ता प्रथा के अनुसार देखो, यहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ पर बैठा है कौन? इब्राहिम लोधी।
इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के मतलब शासनकाल में ऐसा था कि मतलब ये पूरा अपना साम्राज्य है आप मान लीजिए, और यहाँ पे बैठा रहता था कौन, शासक। और इसका जो साम्राज्य था ना ये बहुत सारे प्रांतों में क्या था, बटा हुआ था इस टाइप से। तो हर एक प्रांत का जो प्रमुख था उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे हम इक्तेदार। क्या कहते थे, इक्तेदार। और इसके लिए क्या होती थी, इसके साथ में एक सेना भी होती थी जिसका क्या काम था, इसका काम था कि ये वाले पूरे एरिया से टैक्स जमा करना, और टैक्स किसे देना, इस राजा को देना, ये इसका काम था। तो देखो उस टाइम में पंजाब का गवर्नर कौन था, या फिर पंजाब का इक्तेदार हम कौन बोल सकते हैं, दौलत खान लोधी। देखो उस टाइम में पंजाब एक जगह जो अपने भारत में ये पंजाब और कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी आता है। देखो पंजाब का गवर्नर था कौन, दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी। और इसी में एक था कौन, आलम खां लोधी। देखो उस टाइम में क्या होता था, मान लो दौलत खान ने 100 रुपये टैक्स इकट्ठा किया, तो दौलत खान ने 100 रुपये टैक्स तो इकट्ठा किया, लेकिन इसे कितना दिया, इसे दिया सिर्फ 50 रुपये। लेकिन इब्राहिम लोदी क्या बोले, नहीं मुझे तो 80 रुपये होना। इसी बात पे क्या हो गई, इन दोनों के बीच में अनबन हो गई। किसके बीच में, ये अनबन हो गई दौलत खां और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इसी के मद्देनज़र क्या हुआ था कि यहाँ पे एक जगह पड़ती है फरगना। क्या जगह पड़ती, फरगना, आपने नाम भी सुना होगा। और उस टाइम में फरगना का शासक कौन था, बाबर। जब इन दोनों के बीच में अनबन हुई तो दौलत खां लोदी ने संदेश किसको भेजा, संदेश भेजा किसको, बाबर को। और कौन सा संदेश भेजा कि बाबर आप इस पे आक्रमण करो। तो इसी के साथ एक और युद्ध हुआ था जो आप जानते हैं, उस युद्ध का क्या नाम था, आप बताओ। 1526। उस युद्ध का नाम था क्या, पानीपत का प्रथम युद्ध। हम पढ़ेंगे पानीपत का युद्ध, कब पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पूरा बाबर के समय में। पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था, ये हुआ था 1526 एडी में। और किनके बीच में हुआ था, ये हुआ था इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच में, जिसमें क्या हो गई थी, बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी क्या हुआ था, हार गया था। हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ हम पढ़ेंगे, वो मुगल काल में। ठीक है, तो 1526 में क्या होता है कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। और एक बात चीज़ आप याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। यहाँ पहला शासक था जो युद्ध में मारा गया था, कौन, इब्राहिम लोदी। तो यहाँ से क्या होता है कि लोदी वंश का द एंड हो जाता है। ठीक है, तो हमने दिख रहा ना पूरा से खिलता, देखो हमने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत पूरी ख़त्म कर दी। हमने दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश पढ़े। कहाँ से कहाँ तक पढ़े हमने, देखो टोटल 5 वंश हमने। और इसका टाइम पीरियड क्या था, दिल्ली सल्तनत हमने टोटल 5 वंश पढ़े। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, इसका टाइम पीरियड था 1206 से तो 1526 एडी तक इसका पूरा टाइम पीरियड था। बेसिकली हमने जो बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हमने सारा कवर कर लिया किसमें, दिल्ली सल्तनत में। हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, मुग़ल वंश, वो भी कब से, अगली क्लास से। तो जय हिंद।